हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स से पूछा था कि वो सब क्या देखना चाहते हैं, यानी आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो उनमें से मुझे कमेंट मिले कि सर नेशनलिज्म इन इंडिया देखना है, तो उसी पर मैंने वीडियो बना दी है। इसलिए आप प्लीज़ वहाँ जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ये हिस्ट्री का चैप्टर। देखिए, आपको इसको एक स्टोरी की तरह समझना है, आंखें बंद कर लेनी है बिल्कुल, और बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते जाइए, समझते जाइए। एकदम स्टोरी की तरह बढ़िया चैप्टर है, आसान है, इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा सबसे आसान नेसेसिटी में होती है तो वो हिस्ट्री ही होती है, ठीक है। तो चलिए पहले हेडिंग समझते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या है? इट इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग in which the people identify themselves with their own nation. It don't depend on their caste, religion, etc. तो ये एक मतलब एक भावना होती है या आइडियोलॉजी होती है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को एक ही ग्रुप के मानते हैं। मतलब वो समझते हैं कि ये हम सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही नेशन के लोग हैं, एक ही देश के लोग हैं। और ये डिपेंड नहीं करता कि उनकी कास्ट क्या है या उनका कलर क्या है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस ग्रुप पर, ठीक है। वो सभी लोग आपस में जो एक एरिया में रहते हैं अपने आप को एक ग्रुप की तरह देखते हैं, ठीक है। बावजूद इसके कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, या कोई सिख है, कोई ईसाई है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब हम देखें इन यूरोप मॉडर्न नेशनलिज्म। तो अभी हम पहले पढ़ के आ रहे हैं टर्म वन में, मतलब अपने यूरोप में पढ़ा था नेशनलिज्म। तो वहाँ हमने देखा कि जो नेशनलिज्म था उसका मतलब क्या था? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि एक अलग से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना। चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द हूवर, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग्स में चेंज होना, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग में चेंज होना कि वो क्या है। व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, या क्या उनकी पहचान बनाती है चीज़, वो मतलब उनका देश उनकी पहचान है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि वो उसी देश से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने देखा मतलब यूरोप के नेशनलिज्म में कि एक देश बना दो, उसमें लोग अपना ग्रुप कर दो और वो एक दूसरे को आपस में बिलोंगिंग, अपना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से देख रहे हैं। तो ये उस समय हमने पढ़ा था। अब हम इसमें देखेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म था। चलिए उसे देखें। इंडिया नेशनलिज्म इज इक्वल्स टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जिन लोगों को कॉलोनियल शब्द का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश रूल, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रिटिश रूल भी लगा सकते थे, यहाँ पे कॉलोनियल लिखा है मैंने। तो यहाँ पर जो इंडिया में नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बिल्कुल बराबर है। यहाँ के लोग नहीं जानते थे कि नेशनलिज्म क्या होता है, या भाई ये क्या भावना है देश की, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें बस एक ही बात पता थी कि उन्हें ब्रिटिश रूल परेशान कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए आप, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो मतलब जो लोग थे उन्होंने अपनी यूनिटी देखी कि हम सब वैसे तो अलग अलग जात के हैं, अलग अलग कलर कास्ट सब कुछ है, पर हम सब में एक बात जो है वो यूनिटी है, मतलब एक है कि हम सब जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। ये जो अंग्रेज हैं इनके खिलाफ हम हैं, हम सभी हैं, ठीक है। बट दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डिफरेंट नोशन फ्रॉम फ्रीडम। तो उन्होंने ये तो देख लिया कि हम सब चाहे कितने भी अलग हों पर हमें एक ही समानता है कि हम सभी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए वो खिलाफ होना भी अलग अलग था। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो बिजनेसमैन थे उनके लिए अपना वो किसी और चीज़ के लिए खिलाफ थे, या जो फार्मर्स थे वो किसी और चीज़ के लिए खिलाफ थे। बट मेन पॉइंट ये था कि सब खिलाफ तो थे, अब चाहे अलग अलग हो, अलग अलग बातों पर हो, लेकिन मेन है हमारा खिलाफ थे। तो ये है हमारा इंडिया में नेशनलिज्म। तो आप इस पर आंसर आए तो लिख सकते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया इज इक्वल्स टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने यूनिटी पाई कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनिज्म के खिलाफ, और फिर उनका जो खिलाफ होना था वो भी अलग अलग बातों पर था, अलग अलग लोगों का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914-13 से शुरू, मतलब 1913 के आसपास से शुरू हो गया था और चला था अपना 1990 तक। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर तो कहाँ भाई, उन अलाइड पावर्स के बीच लड़ाया जा रहा था, तो इंडिया कहाँ से बीच में आया? क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री था, ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे। तो अगर ब्रिटिश उस युद्ध में शामिल थे, इनडायरेक्टली इंडिया भी शामिल हो गया। लोग तो इंडिया से भी गए वहाँ लड़ने। तो इट क्रिएटेड डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। वहाँ ये वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था उसने इंडिया में एक अलग ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बना दी। पूरी राजनीति एकदम बिल्कुल बदल गई, और इकोनॉमिक्स
जो थी इंडिया की इकोनॉमी थी उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट, खराब इफेक्ट पड़ा मतलब हम देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे युद्ध लड़ रहे तो उन्हें पैसा चाहिए था सेना को देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकम टैक्स जब भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 से 1918, और फिर जो खाने के सामान की प्राइसेस थी या जो भी और भी कॉमोडिटीज़ थी उन सब की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं 1913 से 1918 के बीच में, बढ़ी जाती नहीं बल्कि डबल तक हो जाती है। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता है। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि विलेजेस से एक एक आदमी को, हर घर से एक एक आदमी चाहिए हमें फ़ौज में भर्ती करने के लिए, ऐसी मतलब ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स खींच खींच के ले जाते हैं, चाहे वो आए या ना आए, उनकी कोई भी कंसेंट की मतलब रजामंदी नहीं चाहिए, ब्रिटिशर ज़बरदस्ती ले जाते हैं कि चलो वहाँ तुम्हें फोर्स में काम करना पड़ेगा। और क्या इफेक्ट था, अब उसी समय क्या हुआ, जब ये वर्ल्ड वॉर सब हो रहा तो इतना सब तो हो ही गया, टैक्स बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ गई, रिक्रूटमेंट चल रहा था फोर्स में, अब आ गया क्रॉप फेलियर, खाने को और भैया ख़राब हो गया, फसल असल ख़राब हो गई, फसल ख़राब हो गई, उसके कारण क्या हुआ, पूरे देश में खाने की किल्लत हो गई। ठीक है, समझते हैं ना, मतलब एक शॉर्टेज हो गई फूड की पूरी देश में। अब उससे क्या हुआ, फेमाइंस हुए, फेमाइंस मतलब लोग भूखे रहने लगे, भूख से मौतें होने लगी। और अब इसमें और हाथ बढ़ा दिया हमारे इन्फ्लुएंजा के एपिडेमिक ने, मतलब एक जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है वैसे उस समय इन्फ्लुएंजा था, तो इन्फ्लुएंजा और आ गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक तो खाने को वैसे ही नहीं था और बीमारी और ऊपर से आ गई। तो एक सेंसस के अकॉर्डिंग उस समय 12 से 13 मिलियन पीपल, यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग तक उस समय मर गए थे इस फैमाइन और क्रॉप फेलियर की वजह से। ठीक है, बाकी जो वॉर में मरे वो तो अलग थे और ये सब अलग। तो देखिए कितना नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, एक तो टैक्स बढ़े, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, प्राइसेस डबल हो गई, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, क्रॉप फेलियर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से कई लोग मर गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सत्याग्रह। तो देखिए सत्याग्रह नाम तो बहुत सुना है, बचपन से सुन रहे हैं, गांधी जी ने कहा सत्याग्रह करो, है क्या भाई सत्याग्रह। तो गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, ठीक है 1915 में। इससे पहले वो कहाँ रहते थे, साउथ अफ्रीका में। क्या थे वहाँ पे, बैरिस्टर थे। ठीक है, तो वहाँ पर वो रेसिस्ट रिजाइम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच काफ़ी फ़र्क था, गोरों की अपना शासन हुआ करता था। तो वहाँ पर गांधी जी उनके लिए लड़ रहे थे, तो जिस मेथड से वहाँ पर वो लड़ रहे थे ना, वो मेथड था सत्याग्रह। तो देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए, सत्याग्रह इज अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो नोवल मेथड होता है, नोवल यानी कि शांत तरीका होता है मास एजिटेशन, मास मतलब बहुत सारे लोग आपस में, एजिटेशन यानी कि आंदोलन करते हैं। तो सत्याग्रह एक शांत तरीका है जिसमें कई सारे लोग आकर आंदोलन करते हैं। ठीक है, बाय दिस मेथड ही फॉट विद द रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी मेथड से, या सत्याग्रह के मेथड से ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी कालों के लिए। ठीक है, इट एम्फेसाइजेज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द सर्च फॉर ट्रुथ। तो जो सत्याग्रह है ये जोर देता है या दबाव देता है कि ट्रुथ में बहुत पावर है, मतलब सच्चाई में बहुत पावर है और उसकी हमें सर्च करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए हमें सच को। ठीक है, तो सत्याग्रह की मैंने बहुत आसान सी डेफिनेशन लिखी है कि सत्याग्रह इज अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लिखिएगा इट एम्फेसाइजेज द पावर ऑफ ट्रुथ, ये ट्रुथ की पावर पर जोर देता है, एंड द सर्च फॉर ट्रुथ, कि ट्रुथ हमें खोजना चाहिए। फिर हम देखें, इट सजेस्टेड दैट इफ कॉज वॉज ट्रू देन देयर इज़ नो नीड ऑफ वायलेंस टू फाइट द ऑपरेसर। तो ये कहते हैं कि अगर हमारा जो कारण है जिस वजह से हम लड़ रहे हैं वो अगर सच्चा है, अगर सही है, तो हम कभी नहीं हारेंगे और हमें वायलेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये मतलब लड़ाई दंगा मार कुटाई ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा मतलब कारण जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, सच्चा है, ईमानदार है हम, तो इस सब का कोई भी नीड नहीं है। अब ये कैसे होगा भाई, हम कैसे लड़ेंगे, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि भाई मार कुटाई करें नहीं और हम जीत जाएं। तो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइज ऑफ द ऑपरेसर। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम ऑपरेसर जो हमें दबा रहा है हम उसकी अंतरात्मा को आवाज़ लगाएं। कंसाइज मतलब होता है अंतरात्मा। तो जैसे कहते नहीं है कि मेरा मतलब दिल गवारा नहीं कर रहा ये काम करने को, ठीक है, ये मार मेरी लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, मेरा अंतरात्मा मुझे मना कर रही है ऐसा करने को, ऐसे कहते हैं, आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा।
ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि फिर उनके अंदर से जो ऑपरेसर है उनके अंदर से उन्हें आवाज़ आएगी, उनकी अंतरात्मा कहेगी कि हम इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स हैड टू परसुएड टू सी द ट्रुथ इंस्टीड बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पीपल्स हैं या जो ऑपरेसर है जो दबा रहा है, वो अपने आप राज़ी होगा सच को देखने के लिए, हमें उस पर जोर नहीं देना होगा, ज़बरदस्ती उसे सच नहीं दिखाएंगे हम, वो अपने आप राज़ी होगा। परसुएड का मतलब होता है यहाँ पे राज़ी करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने आप मानेगा। गांधी जी बिलीव डेट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि ये जो धर्म है हमारा नॉन वायलेंस, तो गांधी जी का आपने सबने सुना, गांधी जी का धर्म क्या था? अहिंसा। तो ये जो नॉन वायलेंस उनका धर्म है, इससे वो सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकते थे, एक साथ ला सकते थे। तो देखिए बहुत अच्छा टॉपिक था ये सत्याग्रह वाला। हम देखें, पहले हमने पढ़ा है इसमें कि सत्याग्रह क्या है, इज़ अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। फिर हमने देखा कि ये पावर ऑफ ट्रुथ पर एम्फेसाइज करता है। फिर हमने देखा कि ये कहता है कि अगर हमारा लड़ने का कारण सही है तो हमें फोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो कैसे होगा कि फिर जो उनकी कंसाइज है, मतलब अंतरात्मा जो ऑपरेसर की, वो अपील करेगी, ठीक है। अब बाकी क्या है, फिर हमने देखा पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर, मतलब जो ऑपरेसर्स हैं वो राज़ी होंगे अपने आप देखने के लिए, हमें उन पर सच थोपना नहीं पड़ेगा। और गांधी जी ऐसा सोचते थे कि ये नॉन वायलेंस का धर्म हमारे सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। तो आप अगर इतना लिखे आए सत्याग्रह पे अगर क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ये टेस्टेड बढ़िया तरीका है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे पढ़ लीजिए बस ध्यान से। अब हम देखते हैं इंडिया में कहाँ का सत्याग्रह हुए इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने टेबल की फॉर्म में इसलिए करा है जिससे आप आसानी से याद कर लें, ठीक है, ऐसे नहीं याद होता, इसलिए मैंने टेबल में बनाया बढ़िया। देखिए ईयर, प्लेस, डूअर, करने वाला और रीज़न, कारण, किसके लिए किया गया। तो देखिए ईयर था 1917 1917, प्लेस थी चंपारण, आपने नाम सुना होगा चंपारण बिहार में। तो किन्होंने किया, डूअर थे पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब लैंडलेस स्लेव फार्मर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जो पीजेंट्स ने ये मूवमेंट किया, क्यों किया, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो जो प्लांटेशन सिस्टम, जो इंडिगो की खेती हो रही थी हमारे यहाँ जबरदस्ती जो फार्मर से कराई जा रही थी, नील जिसे कहा जाता है, तो उसके खिलाफ पीजेंट्स ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। दूसरा है हमारा 1917 में हुआ, ये भी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। ये किन्होंने किया, ये भी हमारे पीजेंट्स ने ही किया था। क्यों किया, क्रॉप फेलियर के कारण और प्लेग एपिडेमिक के कारण। तो जैसे कि हमने देखा कि क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेग, अपना इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक और प्लेग का भी फैल गया था असल में एपिडेमिक, दो एपिडेमिक थे उस समय। तो जो अपने पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, वो चाहते थे कि इसमें कुछ हमें माफ़ी मिले या कुछ कम हो जाए रेवेन्यू, बट ऐसा, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह करा था, ठीक है। अब तीसरा है हमारा 1918 में अहमदाबाद में हुआ है। ये किन्होंने किया, ये किया कॉटन मिल वर्कर्स ने। अब इन्होंने क्यों किया भाई, अभी हमने पीजेंट्स का तो देखा, तो इन्होंने किया, रीज़न था इनका प्लेग बोनस और सैलरी में इंक्रीमेंट। असल में क्या हुआ, जब प्लेग की जो एपिडेमिक था वो फैल गया था, तो फिर इन्हें की मतलब इनकम पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, तो ये चाहते थे कि हमें थोड़ा प्लेग का बोनस मिल जाए हमारी सैलरी में, या हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, तो इसलिए इन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 आंदोलन बड़ी शॉर्ट ट्रिक से आसानी से समझा दीजिए, आप इसे बिल्कुल टेबल ऐसे याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी कभी भी। उम्मीद करता हूँ जो आपको आज की वीडियो में समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे मैं इस पूरा चैप्टर अपलोड करने वाला हूँ तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा।